इस एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो में हम पीटी 365 के एनवायरनमेंट सेक्शन की शुरुआत पहले चैप्टर वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से करते हैं, जहां हम इंडिया और दुनिया भर में हो रहे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स को एक क्लियर और सिंपल जर्नी के थ्रू समझते हैं। वीडियो की शुरुआत IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की इंपॉर्टेंस समझाने से होती है और ये बताया जाता है कि वहां लिए गए ग्लोबल डिसीजंस कैसे नेचर कंजर्वेशन के फ्यूचर को शेप करते हैं। उसके बाद वीडियो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स पर मूव करता है, जहां इंडिया के रोल को हाईलाइट किया जाता है और ये समझाया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्वेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। इसके बाद फोकस इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लीगल फ्रेमवर्क पर शिफ्ट होता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025 को समझाया जाता है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज से होने वाले बेनिफिट्स के फेयर शेयरिंग से रिलेटेड है। इसके बाद वीडियो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को एक्सप्लेन करता है और दिखाता है कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने और इंडेंजर्ड स्पीशीज को रिकवर करने में मदद करता है। आगे वीडियो प्रोजेक्ट चीता को कवर करता है और इंडिया के चीतास को वापस लाने के एफर्ट्स पर फोकस करता है, जिसके बाद टाइगर रिजर्व्स और उनकी रोल पर ओवरव्यू दिया जाता है, जो इंडिया के फ्लैगशिप स्पीशीज को कंजर्व करने में मदद करते हैं। डिस्कशन फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन तक एक्सपैंड होता है और उसके बाद इंडिया के टाइगर लैंडस्केप्स में स्मॉल कैट्स के स्टेटस पर रीसेंट रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। वीडियो में आगे चलकर इंडिया में एलिफेंट्स के स्टेटस पर लेटेस्ट फाइंडिंग्स को समझाया जाता है और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के 50 साल कंप्लीट होने को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में हाईलाइट किया जाता है। इसके बाद रिवर डॉल्फिन्स को हेल्दी रिवर इकोसिस्टम्स के इंडिकेटर्स के रूप में डिस्कस किया जाता है, वल्चर्स के सामने आए कंजर्वेशन क्राइसिस को एक्सप्लेन किया जाता है और कैमल्स पर ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर को कवर किया जाता है, जो इस यूनिक डेजर्ट स्पीशीज के प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। एंड की तरफ वीडियो वाइल्ड याक और उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर बात करता है और फाइनली तमिलनाडु के इंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ कंक्लूड करता है, जिससे लर्नर्स को इस चैप्टर में कवर होने वाले वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन टॉपिक्स का एक कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू मिलता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित हुआ। ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसमें दुनिया भर से गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट्स, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स एक जगह पर इकट्ठा हुए ताकि नेचर कंजर्वेशन के फ्यूचर पर चर्चा की जा सके। मेंबर्स असेंबली के दौरान एक इम्पॉर्टेंट 20-ईयर स्ट्रैटेजिक विजन अडॉप्ट की गई, जिसका नाम है यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045, जो नेचर प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करती है। इसके साथ ही अबू धाबी कॉल टू एक्शन भी अनाउंस की गई, जिसका ऑब्जेक्टिव 5 मेजर एरियाज में एफर्ट्स को फास्ट ट्रैक करना है। ह्यूमन वेलबींग के बेस के रूप में नेचर को एक्सेप्ट करना, कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, सभी कम्युनिटीज के लिए फेयरनेस और इंक्लूजन इंश्योर करना, नॉलेज और इनोवेशन को प्रमोट करना और नेचर और क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाना। कांग्रेस में 100 से ज्यादा नए मेंबर्स को भी वेलकम किया गया, जिसमें 6 नए देश शामिल थे: आर्मीनिया, तजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड्स, गबॉन, तुवालू और जिम्बाब्वे। IUCN की हिस्ट्री में पहली बार फॉसिल फ्यूल्स के फेयर और जस्ट फेज आउट को सपोर्ट करने वाली एक मोशन अडॉप्ट की गई। एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये था कि वाइल्ड एनिमल्स को क्लाइमेट एलाइज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब ये एनिमल्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में मदद करते हैं। कांग्रेस के दौरान फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजिनस पीपल्स एंड नेचर भी होस्ट की गई, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंडिजिनस कम्युनिटीज के वाइटल रोल को हाईलाइट और रिस्पेक्ट किया गया। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स एनवायरमेंटल नेटवर्क बन चुका है। इसके 1400 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जिसमें कंट्रीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। IUCN का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेंबर्स असेंबली होती है, जो हर 4 साल में एक बार मीट करती है और इसे IUCN के किसी मेंबर कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाता है। इन कांग्रेस मीटिंग्स के बीच IUCN काउंसिल मेन गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करती है।
ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स चलाती है जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं। साथ ही ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, जैसे IUCN रिपोर्ट ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज और IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। इससे रिलेटेड इंडिया ने हाल ही में नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025-2030 लॉन्च किया है, ताकि देश में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इस इनिशिएटिव का मेन एम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और पार्टिसिपेटरी नेशनल सिस्टम बनाना है, जिसके थ्रू डिफरेंट इकोसिस्टम्स में इंडियन प्लांट और एनिमल स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस का असेसमेंट किया जा सके। ये 5 ईयर प्रोग्राम लगभग 11,000 स्पीशीज के एक्सटिंक्शन रिस्क को असेस करने का प्लान रखता है। इसका अल्टीमेट गोल 2030 तक फ्लोरा और फौना दोनों के लिए नेशनल रेड डेटा बुक्स पब्लिश करना है। ये प्रोग्राम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लीडरशिप में चलाया जा रहा है और इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा IUCN इंडिया और सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के कोलैबोरेशन में प्रिपेयर किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जैसे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड रेड लिस्ट असेसमेंट मेथड्स को फॉलो करता है। IUCN के की इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी न्यूज़ में हैं, मेनली IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, एक्सपर्ट कमीशंस और रीसेंट रिपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज की शुरुआत 1964 में हुई थी और ये स्पीशीज के कॉन्जर्वेशन स्टेटस को समझने के लिए दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल टूल्स में से एक है। ये स्पीशीज को एक्सटिंक्शन रिस्क के बेसिस पर 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है और लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हर साल कम से कम 2 बार अपडेट किया जाता है। रीसेंट ग्लोबल लेवल अपडेट में आर्कटिक सील्स की 3 स्पीशीज जो कीस्टोन स्पीशीज मानी जाती हैं, एक्सटिंक्शन के और करीब चली गई हैं, जो बढ़ते एनवायरमेंटल स्ट्रेस को दिखाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन सी टर्टल जो एक और कीस्टोन स्पीशीज है, उसने इंप्रूवमेंट दिखाई और उसे एंडेंजर्ड कैटेगरी से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया में 12 बर्ड स्पीशीज के कंजर्वेशन स्टेटस को रिवाइज किया गया, जिसमें 4 स्पीशीज को हायर रिस्क कैटेगरीज में रखा गया। इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर और रूफस टेल्ड लार्क को नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में शिफ्ट किया गया, जबकि लॉन्ग बिल्ड ग्रासहॉपर वॉबलर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, जो इसकी पॉपुलेशन में सीरियस डिक्लाइन को इंडिकेट करता है। स्पीशीज असेसमेंट के साथ साथ IUCN ने अपनी फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी एंड नेचर कंजर्वेशन भी अडॉप्ट की और इकोसाइड यानी एनवायरनमेंट को जानबूझकर और लार्ज स्केल पर डैमेज पहुंचाने को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फ्रेमवर्क के तहत इंटरनेशनल क्राइम के रूप में रिकॉग्नाइज किया। IUCN का एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज है, जो ब्रॉडर ग्रीन लिस्ट कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। ये कॉन्सेप्ट 2012 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में प्रपोज किया गया था और 2021 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ऑप्शनल होता है और रेड लिस्ट के साथ पैरेलल काम करता है। जहां रेड लिस्ट ये बताता है कि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कितने करीब है, वहीं ग्रीन स्टेटस ये फोकस करता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल रहे हैं। इसका मेन एम स्पीशीज, इकोसिस्टम्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए कंजर्वेशन सक्सेस को मेजर करना, पॉजिटिव रिकवरी स्टोरीज को हाईलाइट करना और एक्सटिंक्शन रिस्क असेसमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। ग्रीन स्टेटस 8 कैटेगरीज यूज करता है, जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और क्रिटिकली डिप्लीटेड से लेकर फुल्ली रिकवर्ड, नॉन डिप्लीटेड और इनडिटर्मिनेट तक हैं। अब तक 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ को IUCN ग्रीन स्टेटस सिस्टम के अंडर असेस किया जा चुका है। हर स्पीशीज़ को एक ग्रीन स्कोर 0 से 100% के बीच भी दिया जाता है, जो ये दिखाता है कि वो फुल रिकवरी के कितने करीब है। कोई स्पीशीज तब फुल्ली रिकवर्ड मानी जाती है जब वो अपनी हिस्टोरिकल रेंज के सभी पार्ट्स में मौजूद हो, इंक्लूडिंग उन एरियाज में जहां वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से गायब हो चुकी थी, जब उसकी पॉपुलेशन स्टेबल हो और एक्सटिंक्शन का रिस्क ना हो, और जब वो अपनी नेचुरल इकोलॉजिकल रोल्स अपनी पूरी रेंज में परफॉर्म कर रही हो। रिकग्निशन और अवार्ड्स के एरिया में काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर IUCN का प्रेस्टीजियस केंटन R मिलर अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। ये अवार्ड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा दिया जाता है, जो IUCN की 6 टेक्निकल कमीशंस में से एक है। इस अवार्ड की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसका पर्पस नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी में इनोवेशन और लीडरशिप को ऑनर करना है।
ये अवार्ड हर 2 साल में एक बार उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कॉन्जर्वेशन के फील्ड में आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी और कमिटमेंट दिखाते हैं। IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन SSC ऑर्गेनाइजेशन का एक और की बॉडी है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और ये 10,500 से ज़्यादा वॉलंटियर एक्सपर्ट्स का ग्लोबल नेटवर्क है जो स्पीशीज कॉन्जर्वेशन पर काम करता है। इसका रोल IUCN को बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन, स्पीशीज की इंट्रिंसिक वैल्यू और हेल्दी इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में उनकी इंपॉर्टेंस पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और एडवाइस देना है। हाल ही में इंडिया के मशहूर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट विवेक मेनन को 2025-2029 टर्म के लिए IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का चेयर इलेक्ट किया गया, जो ग्लोबल कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में इंडिया के कंट्रीब्यूशन की एक बड़ी रिकॉग्निशन है। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट भी न्यूज़ में रही है, क्योंकि इसने नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कॉन्जर्वेशन स्टेटस का असेसमेंट किया। इस रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट्स और इंडिया के 2 नेशनल पार्क्स, मानस नेशनल पार्क आसाम और सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल को सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया, जिसका मतलब है कि इनका कॉन्जर्वेशन स्टेटस सीरियस प्रेशर में है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से सिर्फ कंचनजंगा नेशनल पार्क का कॉन्जर्वेशन आउटलुक अभी भी गुड बना हुआ है। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि सुंदरबंस नेशनल पार्क का कॉन्जर्वेशन आउटलुक 2020 से 2025 के बीच वर्सन हुआ, जो गुड विद सम कंसर्न से सिग्निफिकेंट कंसर्न में शिफ्ट हो गया और इसकी वजह बढ़ते थ्रेट्स जैसे क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन प्रेशर बताए गए। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज खुद ही एक्सटिंक्शन रिस्क के डिफरेंट लेवल्स को एक्सप्लेन करती हैं, जो लोएस्ट से हाईएस्ट रिस्क के ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं। कुछ स्पीशीज को अभी तक इवैल्यूएट नहीं किया जाता, जबकि कुछ स्पीशीज को डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा जाता है जब उनकी पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी वाली स्पीशीज की पॉपुलेशन स्टेबल होती हैं और नियर फ्यूचर में उनके एक्सटिंक्ट होने का रिस्क कम होता है। नियर थ्रेटेंड स्पीशीज वो होती हैं जो थ्रेटेंड कैटेगरी में आने के करीब होती हैं और अगर कंडीशंस और खराब हुई तो फ्यूचर में रिस्क में आ सकती हैं। वल्नरेबल स्पीशीज को वाइल्ड में एक्सटिंक्शन का हाई रिस्क होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को वेरी हाई रिस्क होता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ता है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज सिर्फ कैप्टिविटी, कल्टीवेशन या अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर सर्वाइव करती हैं, जबकि एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जिनके बारे में कोई रीजनेबल डाउट नहीं होता कि उनका लास्ट इंडिविजुअल मर चुका है। लायन के ग्रीन स्टेटस असेसमेंट को लेकर रिसेंट में न्यूज़ आई है, क्योंकि IUCN ने पहली बार लायन स्पीशीज, जिसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो है, के लिए ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिलीज किया है। ये असेसमेंट ये इवैल्यूएट करता है कि हिस्टोरिकल रेंज के अक्रॉस लायन पॉपुलेशंस को रिस्टोर करने में कंजर्वेशन एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लायन का ओवरऑल ग्रीन स्टेटस लार्जली डिप्लीटेड बताया गया है, जिसका मतलब है कि लायंस अभी भी कुछ रीजन्स में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल रेंज के बड़े हिस्सों से गायब हो चुके हैं। नॉर्थ अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया जैसे रीजन्स में लायंस ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ, असेसमेंट ये भी हाईलाइट करता है कि कुछ एरियाज में कंजर्वेशन सक्सेस देखने को मिली है, जैसे वेस्ट और सदर्न सेंट्रल अफ्रीका के कुछ पार्ट्स, साउथ अफ्रीका और इंडिया, जहां सस्टेन्ड प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट की वजह से लायन पॉपुलेशंस कुछ हद तक सर्वाइव और रिकवर कर पाई हैं। ये असेसमेंट एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस के बीच डिफरेंसेस को समझने में भी मदद करता है। एशियाटिक लायंस मेनली इंडिया के गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरियाज में पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकन लायंस सब सहारन अफ्रीका में, खासकर सवानाज और ग्रासलैंड्स में रहते हैं। मेल एशियाटिक लायंस की मेन आमतौर पर छोटी और स्पार्स होती है, जिसमें अक्सर कान दिखते रहते हैं, जबकि अफ्रीकन मेल लायंस की मेन ज़्यादा डेंस और फुल होती है, जो अक्सर कान और नेक को कवर कर लेती है। एशियाटिक लायंस का एक डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर उनके पेट के साथ एक क्लियर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो जनरली अफ्रीकन लायंस में नहीं होता। बॉडी साइज के टर्म्स में एशियाटिक लायंस थोड़े छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकन लायंस यूजुअली बड़े होते हैं। एशियाटिक लायंस का कोई फिक्स्ड ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, यानी वो साल भर ब्रीड कर सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट और एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लायन अनाउंस किया। इस इनिशिएटिव के अंडर ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका फोकस लायन हैबिटेट्स को गिर के बाहर नियर बाई एरियाज जैसे गिरनार, पानिया और मीतियाला तक एक्सपैंड करना है, ताकि पूरी पॉपुलेशन एक ही जगह कन्फाइंड ना रहे।
ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के अंडर की गई अमेंडमेंट्स के बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के अपेंडिसेस में लिस्टेड स्पीशीज को अब इंडिया में एक्ट के शेड्यूल 4 के अंडर इंक्लूड कर लिया गया है। इस चेंज से इंटरनेशनली रेगुलेटेड स्पीशीज के लिए बेटर लीगल क्लैरिटी और प्रोटेक्शन एंश्योर होती है। लायन कंजर्वेशन से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट में बरदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये एशियाटिक लायंस के लिए सेकंड होम के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये सैंक्चुरी गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। इस एरिया में गोरद, बाबुल, धाव, रायन, बेर, जामुन, अमली, दूधड़ो और बैम्बू जैसी सूटेबल वेजिटेशन पाई जाती है, जो एक हेल्दी इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। साथ ही यहाँ सांबर, चीतल और चिंकारा जैसे प्रे स्पीशीज भी मौजूद हैं, जो इसे लायंस के लिए एक फेवरेबल हैबिटेट बनाते हैं और रीजन में लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यूनेस्को ने इंडिया के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को इस ग्लोबल नेटवर्क में इंक्लूड किया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की शुरुआत 1976 में हुई थी और इसे यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर मैनेज किया जाता है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम खुद 1971 में लॉन्च किया गया था, एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक इनिशिएटिव के रूप में, जिसका मेन एम साइंटिफिक नॉलेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज करके ह्यूमन बीइंग्स और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप को इंप्रूव करना था। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में दुनिया भर में 785 साइट्स शामिल हैं और इंडिया के 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स इस नेटवर्क का हिस्सा है। इस प्रोग्राम के अंडर एक रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट ये है कि साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, जो कि सेंट्रल अफ्रीका का एक छोटा आइलैंड कंट्री है, दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका पूरा टेरिटरी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऑफिशियली यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, जो डिसीजंस मैन एंड द बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जिन्हें सिविल स्ट्रैटेजी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी यूनेस्को मेंबर स्टेट या एसोसिएट मेंबर किसी साइट को इंक्लूजन के लिए प्रपोज कर सकता है और एक बार साइट को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब भी वो पूरी तरह से कंसर्न्ड कंट्री की सॉवरेंटी और कंट्रोल में ही रहती है। कंट्रीज को ये राइट भी होता है कि वो एमएबी सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म करके किसी बायोस्फीयर रिजर्व को नेटवर्क से रिमूव करवा सकती हैं। डेजिग्नेशन के बाद हर बायोस्फीयर रिजर्व का हर 10 साल में रिव्यू किया जाता है, ताकि ये चेक किया जा सके कि उसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है और क्या वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को अभी भी मीट करता है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यूनेस्को उसका बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस विथड्रॉ भी कर सकता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये इसलिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और साथ ही यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल सबसे कोल्ड और ड्राइएस्ट इकोसिस्टम्स में से एक है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज शामिल हैं, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इकोलॉजिकल टर्म्स में ये कोल्ड डेजर्ट बायोम का पार्ट है और यहाँ एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। ये कंडीशंस मेनली इसलिए होती हैं क्योंकि ये रीजन हिमालयाज के लीवर्ड साइड में लोकेटेड है, जिससे ये एक रेन शैडो एरिया बन जाता है और साथ ही इसकी बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड भी एक मेजर रीजन है। हिमालयन रीजन में ये कोल्ड डेजर्ट बेल्ट नॉर्थ में लद्दाख में लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से साउथ में किन्नौर यानी स्पीति वैली और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तक स्प्रेड है। ये रीजन कल्चरली भी बहुत रिच है और यहाँ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लैंडस्केप में जगह जगह गोम्पाज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, चोरतिन्स जो स्पेशल टाइप के स्तूपाज होते हैं, और मानी वॉल्स मिलती हैं जो लॉन्ग स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पर सेक्रेड इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड होती हैं। लद्दाख की बुद्धिस्ट चांटिंग ट्रेडिशन को भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है और इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया है। वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रेयर और इंपॉर्टेंट स्पीशीज को सपोर्ट करता है, जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप, हिमालयन वुल्फ और गोल्डन ईगल, जो इसे इकोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट बनाता है।
यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स में हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट, उत्तराखंड का नंदा देवी, सिक्किम का खांगचेनजोंगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के दिहांग दिबांग और मानस, असम का डिब्रू साइखोवा, गुजरात का कच्छ, मध्य प्रदेश के पाचमरी और पन्ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्प्रेड अचानकमार अमरकंटक, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के पार्ट्स, अगस्त्यमला तमिलनाडु और केरला, मेघालय का नौक्रेक, वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस, ओडिशा का सिमलीपाल, आंध्र प्रदेश का शेषाचलम, तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। ये सभी साइट्स मिलकर इंडिया की वाइड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंडिया के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस लॉ में अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनका एम उन वाइल्ड एनिमल्स से डील करने की प्रोसीजर्स को ईजियर बनाना है जो ह्यूमन लाइफ के लिए सीरियस थ्रेट पोज करते हैं। ये चेंजेस मेनली एक्सेप्शनल सिचुएशंस में डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स को किल करने से रिलेटेड प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को भी इंटैक्ट रखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इंडिया में वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनैक्ट किया गया था और इससे रिलेटेड सभी मैटर्स को एड्रेस करने के लिए, ताकि देश का इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। इस लॉ के अंडर स्पीसीज को 4 शेड्यूल्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसे 2022 अमेंडमेंट के बाद रिवाइज किया गया। शेड्यूल 1 में वो एनिमल स्पीसीज शामिल हैं जिन्हें सबसे हाईएस्ट लेवल का लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। शेड्यूल 2 में एनिमल स्पीसीज आती हैं जो प्रोटेक्टेड होती हैं, लेकिन शेड्यूल 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम लेवल पर। शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज कवर होती हैं, जबकि शेड्यूल 4 में वो स्पीसीज शामिल होती हैं जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के अंडर लिस्टेड होती हैं। इस एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। इनमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट बोर्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ स्टेट लेवल पर, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो जूस को रेगुलेट करती है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और रिलेटेड क्राइम्स को प्रिवेंट करता है, शामिल है। एक्ट का एक की प्रोविजन ये है कि शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में लिस्टेड वाइल्ड एनिमल्स के हंटिंग पर कंप्लीट बैन है। हाँ, सेक्शंस 11 और 12 के अंडर कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इन सेक्शंस के तहत किसी स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये पावर होती है कि वो शेड्यूल 1 और 2 के कुछ वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग की परमिशन दे सके स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जैसे जब कोई एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो चुका हो, सीरियसली इंजर्ड या डिजीज से अफेक्टेड हो और रिकवरी पॉसिबल ना हो, या जब हंटिंग साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड हो। एक्ट सरकार को यह अथॉरिटी भी देता है कि वो कुछ एरियाज को नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स डिक्लेयर कर सकती है, ताकि वाइल्ड लाइफ और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये प्रोटेक्टेड एरियाज देश भर में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक्ट वाइल्ड एनिमल्स की ट्रांसलोकेशन, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी रूल्स ले डाउन करता है। शेड्यूल 1 में लिस्टेड एनिमल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है, जबकि बाकी वाइल्ड एनिमल्स के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर सेफ्टी कंसर्न्स अराइज हो जाएं या प्रोसेस के दौरान कोई एक्सीडेंट या मिसहैप हो जाए तो वो ऐसी परमिशंस को कैंसिल या रिवोक कर सकती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025 रीसेंट में न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये नए रेगुलेशंस इशू किए हैं जो ये गवर्न करते हैं कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और उनसे जुड़ी नॉलेज का यूज़ कैसे होगा और उस यूज़ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें फेयर मैनर में कैसे शेयर किया जाएगा। ये रेगुलेशंस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा नोटिफाई किए गए हैं ताकि 2014 के पहले के गाइडलाइंस को रिप्लेस किया जा सके और इन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रोविजंस के अंडर फ्रेम किया गया है। 2025 रेगुलेशंस का मेन पर्पस ये एंश्योर करना है कि जब भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज रिसर्च, कमर्शियल प्रोडक्शन या इनोवेशन के लिए किया जाता है तो उससे जनरेट होने वाले बेनिफिट्स राइटफुल स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर्ली शेयर किए जाएं।
2025 रेगुलेशंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को बेनिफिट शेयरिंग के रिकॉग्नाइज मोड के रूप में इंक्लूड करना। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का मतलब है जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड डिजिटल डेटा, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस डेटा, जिसे अब फिजिकली मटेरियल को एक्सेस किए बिना भी यूज किया जा सकता है। रेगुलेशंस ये मैंडेटरी बनाते हैं कि जो भी पर्सन या इंडस्ट्री बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहती है, उसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को प्रायर इंटीमेशन देना और अप्रूवल लेना होगा, जिसे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहा जाता है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स के केस में अप्लाई नहीं होती, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर ऑफिशियली नोटिफाइड है। रेगुलेशंस बेनिफिट शेयरिंग का एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो यूजर के एनुअल टर्नओवर पर बेस्ड होता है। पेएबल अमाउंट प्रोडक्ट के एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस का एक परसेंटेज होता है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस एक्सक्लूड किए जाते हैं। जिन एंटिटीज का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, उन्हें कोई बेनिफिट शेयरिंग पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनके लिए मैक्सिमम रेट 0.6% फिक्स किया गया है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एनुअल टर्नओवर रखने वाले किसी भी यूजर को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, जिसमें यूज किए गए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का डिटेल होता है। हाई वैल्यू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे रेड सैंडर्स और अगरवुड के केस में बेनिफिट शेयरिंग अमाउंट ऑक्शन, सेल या परचेज से मिलने वाली प्रोसीड्स का कम से कम 5% होना चाहिए। अगर ऐसे रिसोर्सेज का यूज कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जाता है, तो पेएबल अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड रेट से 20% ज्यादा हो जाता है। जब रिसर्च रिजल्ट्स बिना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ट्रांसफर किए जाते हैं, तब बेनिफिट्स नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के साथ म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पर शेयर किए जाते हैं। अगर कमर्शलाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ होती है, तो एनुअल सेल्स रेवेन्यू का 1% तक टैक्सेस एक्सक्लूड करके अथॉरिटी के साथ शेयर किया जाता है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एक ऐसा सिस्टम है जो ये रेगुलेट करता है कि जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक्सेस कैसे होगा और उनके यूज से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें फेयर तरीके से कैसे शेयर किया जाएगा। ग्लोबल लेवल पर यह कॉन्सेप्ट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर गवर्न होता है। 2002 में बॉर्न गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई थी, जो वॉलंटरी गाइडलाइंस थी और जिनका पर्पस कंट्रीज और स्टेक होल्डर्स को एबीएस के लिए लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स डेवलप करने में हेल्प करना था, और इनमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स के प्रोसेसेस को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद 2010 में नगोया प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है और स्पेसिफिकली जेनेटिक रिसोर्सेज के यूज से होने वाले बेनिफिट्स के फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग पर फोकस करता है। रिसेंटली 2024 में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के यूज के लिए एक मल्टीलैटरल मैकेनिज्म भी अडॉप्ट किया गया। इंडिया का एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का लीगल फ्रेमवर्क बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पर बेस्ड है, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर इंडिया के कमिटमेंट्स के अनुरूप एनैक्ट किया गया था। इस एक्ट का एम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना और बेनिफिट्स का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग इंश्योर करना है। इस एक्ट का स्कोप नगोया प्रोटोकॉल से ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर पाए जाने वाले सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कवर करता है, सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज को नहीं। एक्ट का इंप्लीमेंटेशन 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जिसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर काम करती है और इसके पास सिविल कोड जैसी पावर्स होती हैं। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पर ऑपरेट करती हैं और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज लोकल लेवल पर काम करती हैं। इंडिया में बेनिफिट शेयरिंग का एक फेमस एग्जाम्पल है केरला की कनी ट्राइबल कम्युनिटी का, जिसे आरोग्य पाचा प्लांट से डिराइव्ड जीवानी ड्रग के डेवलपमेंट से बेनिफिट्स मिले, क्योंकि ये प्लांट ट्रेडिशनली कम्युनिटी द्वारा एनर्जी गिलिंग और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता था। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सीबीडी खुद एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो में अडॉप्ट की गई थी और इसके बाद के इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस मॉन्ट्रियल जैसे प्लेसेस में होने वाली मीटिंग से लिंक्ड रहे हैं। इसके 196 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इस कन्वेंशन के अंडर हर मेंबर कंट्री को नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान प्रिपेयर करना होता है और इंडिया के केस में इसी प्रोसेस के थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एनैक्ट हुआ। कन्वेंशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज और उनके यूज से होने वाले बेनिफिट्स का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। इस कन्वेंशन के अंडर 2 मेजर प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट किए गए हैं: कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जो 2003 में फोर्स में आया, और नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो 2014 में फोर्स में आया।
Centrally Sponsored Scheme for Integrated Development of Wildlife Habitats CSSIDWH रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को इसके स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन दी गई है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसकी फंडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर करती हैं। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव देश भर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है। इस प्रोग्राम के अंडर स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स को मैनेज और स्ट्रेंथन किया जा सके। ये स्कीम प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट करती है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के लिए स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम्स भी चलाती है। अब तक लगभग 22 स्पीशीज को इन रिकवरी प्रोग्राम्स के अंडर इंक्लूड किया जा चुका है, जैसे स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। इस स्कीम के मेजर कंपोनेंट्स में वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट शामिल हैं। स्लॉथ बेयर, जिसे अब स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर रेकमेंड किया गया है, एक यूनिक बेयर स्पीशीज है जिसका नाम उसके लंबे क्लॉज और अनयूजुअल टीथ की वजह से पड़ा है, जो स्लॉथ जैसे दिखते हैं। ये मेनली टर्माइट्स और एंट्स पर फीड करता है और कई और बेयर स्पीशीज के अनलाइक हाइबरनेट नहीं करता। स्लॉथ बेयर्स यूजुअली सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर रात में एक्टिव होते हैं, काफ़ी अजाइल होते हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे अग्रेसिव वाइल्ड एनिमल्स में से एक माने जाते हैं। ये नेचुरली फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं और इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के नेटिव हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर स्लॉथ बेयर को शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है, जो हाईएस्ट लेवल का लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है और ये साइट्स के अपेंडिक्स आई में भी लिस्टेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है। स्लॉथ बेयर्स को फेस करने वाले मेन थ्रेट्स में हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन, ह्यूमंस के साथ बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शामिल हैं, जिसमें ग्लोबल पॉपुलेशन 20,000 से कम एस्टिमेट की जाती है। इस स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए फोकस्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर, जो 2025 में लॉन्च किया गया। एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन साइट है कर्नाटका का दरोजी स्लॉथ बेयर सैंक्चुरी, जो इंडिया का पहला सैंक्चुरी है जो एक्सक्लूसिवली स्लॉथ बेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। ये एफर्ट्स और CSSIDWH स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर इंक्लूजन मिलकर स्लॉथ बेयर और उसके नेचुरल हैबिटेट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रोटेक्शन को एंश्योर करने का एम रखते हैं। प्रोजेक्ट चीता न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया और बोत्सवाना ने फॉर्मली प्रोजेक्ट चीता के अंडर इंडिया में 8 चीतास के ट्रांसलोकेशन का अनाउंसमेंट किया है। प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम इंडिया में चीतास को दोबारा री इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये स्पीशीज देश में लगभग लेट 1940s या अर्ली 1950s के अराउंड एक्सटिंक्ट हो गई थी। ये प्रोजेक्ट टाइगर के लार्जर फ्रेमवर्क के अंडर फंक्शन करता है, जिसका नाम 2023-24 से प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट कर दिया गया है। दिसंबर 2025 तक कूनो नेशनल पार्क में लगभग 30 चीता सपोर्ट किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA है, जबकि टेक्निकल सपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII प्रोवाइड करता है। 2023 में NTCA ने एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी भी एस्टैब्लिश की, जो प्रोजेक्ट चीता के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर, रिव्यू और गाइड करती है। इस प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सिक्योर हैबिटेट्स में चीतास की स्टेबल ब्रीडिंग पॉपुलेशंस क्रिएट करना, उनके हिस्टोरिकल रेंज के अंदर। चीता को एक अट्रैक्टिव फ्लैगशिप स्पीशीज के रूप में यूज करना ताकि ग्रासलैंड्स, ओपन फॉरेस्ट और सवाना इकोसिस्टम्स को रिस्टोर किया जा सके, और इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म को प्रमोट करना ताकि लोकल कम्युनिटीज को बेटर लाइवलीहुड्स के थ्रू फायदा मिल सके। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी चीता कंजर्वेशन से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश के निमार रीजन में लोकेटेड है। यहाँ का फॉरेस्ट टाइप खाटियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। चंबल रिवर इस रीजन से फ्लो करती है और गांधी सागर डैम के बैक वाटर्स को सराउंड करता है। यहाँ की वेजिटेशन में मेनली सलाई, करधाई, धावड़ा, तेंदू और पलाश जैसे ट्रीज मिलते हैं। इस सैंक्चुरी में पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में वाइल्ड डॉग्स या ढोल्स, चिंकारा, लेपर्ड्स, ऑटर्स और मुग्गर क्रोकोडाइल्स शामिल हैं। हिस्टोरिकली ये रीजन चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स के लिए भी फेमस है, जो वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं। चीता दुनिया का फास्टेस्ट लैंड मैमल है और ये वही एक लार्ज कार्निवोर है जो इंडिया में कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया था।
लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स और जैगवार्स जैसे दूसरे बिग कैट्स के अनलाइक चीताज रॉर नहीं कर सकते। चीतास के दो मेन टाइप्स होते हैं, एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता अब सिर्फ ईस्टर्न ईरान के एरिड रीजन्स में पाया जाता है और IUCN के अकॉर्डिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्टेड है। इसे 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अफ्रीकन चीता जो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स और ओपन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है, खासकर बोत्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में, जहां नमीबिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर चीता को शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन दी गई है और इंटरनेशनली ये साइट्स के अपेंडिक्स I में लिस्टेड है। टाइगर रिजर्व्स भी न्यूज़ में हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई डायरेक्शंस इशू किए हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ते केसेस को देखते हुए, जो हैबिटेट डिग्रेडेशन, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के फ्रैगमेंटेशन की वजह से हो रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि टाइगर सफारीज कोर एरियाज या डेजिग्नेटेड कॉरिडोर्स में अलाउ नहीं होंगी और सिर्फ बफर जोन्स में ही परमिट की जाएंगी, जो नॉन फॉरेस्ट या डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड से कंसिस्ट करती हो। कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स में नाइट टूरिज्म पर बैन लगा दिया गया है। बफर और फ्रिंज एरियाज में कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, एक्सोटिक स्पीशीज का इंट्रोडक्शन, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और कमर्शियल फुडवुड एक्सट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज प्रोहिबिट कर दी गई हैं। सारे टाइगर रिजर्व्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर MOFCCC के 2018 गाइडलाइंस के हिसाब से इको सेंसिटिव जोन्स नोटिफाई करना होगा। स्टेट्स को फिक्स टाइमलाइंस के अंडर अपने टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स प्रिपेयर या रिवाइज करने के डायरेक्शंस दिए गए हैं और कोर और बफर दोनों एरियाज को 6 मंथ्स के अंडर ऑफिशियली नोटिफाई करना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केसेस को नेचुरल डिजास्टर्स की तरह ट्रीट किया जाए ताकि क्विक कॉम्पनसेशन मिल सके, जिसमें ह्यूमन डेथ के लिए यूनिफॉर्म 10 लाख रुपीस एक्स ग्रेशिया दिया जाए। NTCA को 6 मंथ्स में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रिपेयर करने को कहा गया है, जिसे सभी स्टेट्स फॉलो करेंगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA भी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने इसका हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में होस्ट करने के लिए हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट साइन किया है। IBCA को इंडिया ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट होने के ओकेजन पर लॉन्च किया था। ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना लीगल आइडेंटिटी है। अलायंस का फोकस 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन पर है, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। इनमें से जैगवार और प्यूमा के अलावा बाकी सब इंडिया में पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड हैं। IBCA 95 कंट्रीज को साथ लाता है, जिसमें बिग कैट रेंज कंट्रीज और नॉन रेंज कंट्रीज दोनों शामिल हैं जो बिग कैट कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं। इसके 16 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया और कुछ और कंट्रीज शामिल हैं। इंडिया ने 2023-24 से 2028-29 तक 5 साल के लिए 150 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल सपोर्ट कमिट की है। IBCA असेंबली इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और कम से कम हर 2 साल में एक बार मीट करती है। पहली असेंबली 2025 में न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसमें इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने IBCA के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया नाम की रिपोर्ट भी न्यूज़ में है क्योंकि इसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA ने रिलीज किया है। ये रिपोर्ट इंडिया में स्मॉल कैट स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेटस का एक डिटेल्ड असेसमेंट प्रोवाइड करती है। स्मॉल कैट्स फीलिने सब फैमिली से बिलोंग करती हैं और हाईली कार्निवोरस एनिमल्स होती हैं जो डिफरेंट लैंड इकोसिस्टम्स में पाई जाती हैं। इंडिया में टोटल 10 स्मॉल कैट स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, मार्बल्ड कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट, कैरेकल, पल्लस कैट और यूरेशियन लिंक्स शामिल हैं। इनमें से जंगल कैट सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी वाइल्ड कैट है। बिग कैट्स के अनलाइक, जिनके पास फ्लेक्सिबल हायोइड बोन होती है जो उन्हें रॉर करने में मदद करती है, स्मॉल कैट्स के पास रिजिड हायोइड बोन होती है जो उन्हें कंटिन्यूअसली पर करने की एबिलिटी देती है। रिपोर्ट में हाईलाइट की गई कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल कैट्स में एशियाटिक गोल्डन कैट शामिल है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्टेड है और मेनली असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। ये एक सॉलिटरी और टेरिटोरियल एनिमल है। कैरेकल, जिसे सियागोश भी कहा जाता है क्योंकि इसके कान पर ब्लैक टफ्ट्स होते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में रहता है और अब सिर्फ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से ही रिपोर्ट किया जा रहा है। ये नॉक्टर्नल और सॉलिटरी होता है और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर इंक्लूडेड है।
फिशिंग कैट वेटलैंड्स जैसे सुंदरबंस, हिमालयन फुटहिल्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में अडैप्ट होती है और इसके वेब्ड हाइंड फीट होते हैं जो इसे स्विम करने में हेल्प करते हैं। यूरेशियन लिंक्स सेंट्रल एशिया के ओपन, रॉकी और माउंटेनियस रीजन्स में रहता है और लद्दाख के कुछ पार्ट्स में रिपोर्ट किया गया है। ये भी सॉलिटरी, टेरिटोरियल और मोस्टली नाइट में एक्टिव होता है। इंडिया में एलिफेंट्स का स्टेटस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2021 टू 25 के दौरान कंडक्ट की गई सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स इंडिया की पहली डीएनए बेस्ड एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन है। ये साइंटिफिक एक्सरसाइज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर कंडक्ट किया। फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया के टोटल वाइल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन का लगभग 60% होस्ट करता है, जो इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिफेंट होल्डिंग कंट्री बनाता है, जहां 22,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स मौजूद हैं। इंडिया में एलिफेंट्स मेनली 4 मेजर फॉरेस्टेड हिल रीजन्स में पाए जाते हैं: हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्ट सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। साथ ही अंडमान आइलैंड्स में एक छोटी सी फेरल पॉपुलेशन भी है। इन सब रीजन्स में वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एलिफेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स का नंबर आता है। स्टेट लेवल पर देखा जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है। उसके बाद असम, तमिलनाडु और केरला का नंबर आता है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बावजूद एलिफेंट्स को कई सीरियस थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे लैंड यूज चेंजेस, हैबिटेट्स का श्रिंक और फ्रैगमेंटेशन, बढ़ता ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, रोड्स, रेलवेज और पावर लाइंस का एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिक्यूशन और कोलिजन्स की वजह से होने वाली डेथ्स। एशियन एलिफेंट्स, जिनका साइंटिफिक नेम एलिफिस मैक्सिमस है, एशिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े लैंड मैमल्स हैं। एशियन एलिफेंट्स के 3 सब स्पीशीज होते हैं: इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन। ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग और एडवांस्ड कम्युनिकेशन एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। एलिफेंट हर्ड्स का सोशल सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो आमतौर पर एक मेट्रियार्क लीड करती है, जो सबसे बुद्धि और एक्सपीरियंस्ड फीमेल होती है। एलिफेंट्स जनरली 60 टू 70 साल तक जीते हैं और मैमल्स में सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड इनका होता है, जो लगभग 22 मंथ्स का होता है। इंडिया में एशियन एलिफेंट्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन दी गई है और ये साइट्स के अपेंडिक्स आई में भी लिस्टेड हैं। इनका नेचुरल हैबिटेट ड्राई फॉरेस्ट से लेकर वेट फॉरेस्ट्स, स्क्रब लैंड्स और ग्रासलैंड्स तक फैला हुआ है, जो एशिया के 13 कंट्रीज में पाया जाता है। एलिफेंट्स इकोसिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट्स में पाथवेज क्रिएट करते हैं, छोटे माइक्रो इकोसिस्टम्स बनाने में मदद करते हैं और बीजों को दूर दूर तक डिस्पर्स करते हैं, जिससे फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है। एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के अंडर 14 मेजर एलिफेंट बेरिंग स्टेट्स में 33 एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए हैं, ताकि हैबिटेट्स को कंजर्व किया जा सके और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून के मौके पर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के 50 इयर्स भी सेलिब्रेट किए। ये प्रोजेक्ट अप्रैल 1975 में हर्पेटोलॉजिस्ट HR बुस्टार्ड की रिकमेंडेशंस पर लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन एम नेचुरल क्रोकोडाइल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना और कैप्टिव ब्रीडिंग और रीइंट्रोडक्शन के थ्रू क्रोकोडाइल पॉपुलेशंस को जल्दी से रीबिल्ड करना था। ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, खासकर ओडिशा में, जो इंडिया का एकलौता स्टेट है जहां तीनों नेटिव क्रोकोडिलियन स्पीशीज के कॉन्जर्वेशन सेंटर्स मौजूद हैं। टिकरपाड़ा सतकोसिया घरियाल कॉन्जर्वेशन के लिए जाना जाता है, दंगामल भितरकनिका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए और रामतीर्था सिमिलीपाल मुग्बुर क्रोकोडाइल्स के लिए। इन एफर्ट्स के रिजल्ट के तौर पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन रिकवर होकर लगभग 2500 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुग्गर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 8000 टू 10,000 हो गई है और अपना हिस्टोरिकल रेंज वापस हासिल कर चुकी है, जिसमें गंगा से जुड़ी रिवर सिस्टम्स भी शामिल हैं। घरियाल कॉन्जर्वेशन खासकर नेशनल चंबल सैंक्चुरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश, गंडक रिवर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड और सोन घरियाल सैंक्चुरी मध्य प्रदेश जैसे एरियाज में काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। आज दुनिया की लगभग 80% वाइल्ड घरियाल पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है।
कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स अभी भी जारी हैं, जिसमें घड़ियाल कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट 2025 शामिल है, जिसका एम गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और महानदी जैसे मेजर रिवर सिस्टम्स में घड़ियाल पॉपुलेशंस को एक्सपैंड करना है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस भी क्रोकोडाइल्स के ब्रीडिंग और उनके वाइल्ड में रीइंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में 3 नेटिव क्रोकोडाइल स्पीशीज पाई जाती हैं: सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मुग्गर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। क्रोकोडाइल्स नॉक्टर्नल और पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक रेगुलेट कर सकते हैं। ग्लोबली क्रोकोडाइल्स की 13 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से 3 स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे बड़ी क्रोकोडाइल स्पीशीज है और दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल भी है, जो किसी भी लिविंग एनिमल की सबसे स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स के लिए जाना जाता है। मुग्गर क्रोकोडाइल्स इसलिए यूनिक होते हैं क्योंकि ये टूल्स यूज करते हुए देखे गए हैं, जैसे बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने सर पर स्टिक्स बैलेंस करना। और ये इंडिया की इकलौती क्रोकोडाइल स्पीशीज है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए जमीन पर बरोज डिग करती है। घड़ियाल्स अपने लंबे और पतले स्नाउट से आसानी से पहचाने जाते हैं और अडल्ट मेल्स के स्नाउट के टिप पर घारा नाम का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो साउंड्स और बबल्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है ताकि फीमेल्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ये एक्सपर्ट फिश कैचर्स होते हैं और ये इकलौती विजिबली सेक्स डायमॉर्फिक क्रोकोडाइल स्पीशीज हैं। हैबिटेट के हिसाब से देखा जाए तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ब्रैकिश वाटर्स, मैंग्रोव स्वाम्स, एस्चुरीज और कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जिनके मेजर पॉपुलेशंस भितरकनिका ओडिशा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में हैं। मुग्गर क्रोकोडाइल्स फ्रेश वाटर हैबिटेट्स और प्रेफर करते हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, जनरली रिवर बैंक्स पर लाइनिंग करते हैं। घड़ियाल्स डीप, क्लियर और फास्ट फ्लोइंग फ्रेश वाटर रिवर्स में रहते हैं, जहां नेस्टिंग के लिए सैंडी बैंक्स होते हैं। और ये गिरवा उत्तर प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महानदी ओडिशा और राप्ती नारायणी रिवर सिस्टम्स में पाए जाते हैं। रिवर डॉल्फिन्स न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 रिलीज की है, जो इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन एस्टिमेशन है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 6,327 रिवर डॉल्फिन्स हैं, जिसमें से 6,324 गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स और सिर्फ 3 इंडिस रिवर डॉल्फिन्स हैं। ये डॉल्फिन्स मेनली गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर सिस्टम्स में पाए जाते हैं। इंडियन स्टेट्स में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिवर डॉल्फिन्स हैं, उसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। रिवर डॉल्फिन्स को अम्ब्रेला स्पीशीज माना जाता है, मतलब डॉल्फिन्स की प्रोटेक्शन से पूरे रिवर इकोसिस्टम और उस पर डिपेंडेंट कई स्पीशीज का कंजर्वेशन भी होता है। इंडिया में रिवर डॉल्फिन्स के 2 टाइप्स पाए जाते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका गैंजेटिका है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्टेड है। साइंटिफिक स्टडीज से ये क्लियर हुआ है कि गैंजेस और इंडस रिवर डॉल्फिन्स जेनेटिक और फिजिकल डिफरेंसेस के बेस पर 2 अलग स्पीशीज हैं। ये डॉल्फिन्स फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं, मतलब क्लियरली देख नहीं पाती, इसलिए ये मूव करने और फिश पकड़ने के लिए एकोलोकेशन पर डिपेंड करती हैं। इनका स्नाउट लंबा और पतला होता है, बेली राउंडेड होती है, बॉडी स्टॉकी होती है और फ्लिपर्स बड़े होते हैं। रिवर सिस्टम्स के टॉप प्रेडेटर्स होने के कारण ये रिवर हेल्थ के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। रिवर डॉल्फिन्स की एक यूनिक फीचर उनका साइड स्विमिंग बिहेवियर है, जो शैलो वाटर्स में इजीली मूव करने में मदद करता है। गैंजेटिक डॉल्फिन इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और लोकल तौर पर इसे सूसू कहा जाता है, जो उस आवाज से लिया गया नाम है जो ये ब्रीदिंग के दौरान निकालती है। इसे टाइगर ऑफ द गैंजेस भी कहा जाता है क्योंकि ये एपेक्स प्रेडेटर है और इस स्पीशीज में फीमेल्स जनरली मेल्स से बड़ी होती हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नाम प्लैटिनिस्टा माइनर है, भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्टेड है। ये पंजाब की स्टेट एक्वेटिक एनिमल है और लोकल तौर पर इसे भुलन कहा जाता है। ये डॉल्फिन्स यूजुअली ब्राउन या ग्रे कलर की होती हैं और मडी रिवर वाटर्स में रहने के लिए अच्छी तरह अडेप्टेड होती हैं। हैबिटेट के हिसाब से गैंजेटिक डॉल्फिन्स गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर सिस्टम और संगू कर्नापुली रिवर्स में इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के अक्रॉस पाई जाती हैं और आमतौर पर डीप रिवर स्ट्रेचेस और रिवर कॉन्फ्लुएंसेस पर देखी जाती हैं। इंडिया दुनिया की लगभग 90% गैंजेटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन को होस्ट करता है। इंडस रिवर डॉल्फिन्स इंडिया और पाकिस्तान के इंडस रिवर सिस्टम में पाई जाती हैं और इंडिया में बियाफ रिवर से भी रिपोर्ट की गई हैं।
रिवर डॉल्फिन्स को कई थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, डैम्स और बराजेस का कंस्ट्रक्शन, पुअर वाटर क्वालिटी, ह्यूमन डिस्टर्बेंस और क्लाइमेट चेंज, जो रिवर वाटर की सैलिनिटी को बढ़ाता है। रिवर डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2020 में लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एरियाज में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बिहार और चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन, जिसे डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन डिक्लेयर किया गया है। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, बिहार में एस्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा कंजर्वेशन अश्योर्ड रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स, जो 2021 में इंट्रोड्यूस हुए, रिवर सिस्टम्स के अक्रॉस डॉल्फिन कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए एक स्पीशीज फोकस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। वल्चर्स भी न्यूज़ में हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एंडेंजर्ड वल्चर्स रिलीज की है। इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड एरियाज का रोल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि लगभग 54 वल्चर नेस्ट्स प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। ये स्टडी मेनली 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर स्पीशीज पर फोकस करती है: व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर, जो 17 स्टेट्स के 216 साइट्स पर रिकॉर्ड किए गए। इंडियन वल्चर मेनली मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन मुकुंदरा हिल्स में है और ये सेफ क्लिफ नेस्टिंग साइट्स पर काफ़ी डिपेंड करता है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में कॉन्सेंट्रेटेड है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर मोस्टली अपर असम में ब्रीड करता है। रेड हेडेड वल्चर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और डेंस अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका पॉपुलेशन बहुत कम और हाईली फ्रैगमेंटेड है। वल्चर स्कैवेंजर बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल कार्कसेस पर फीड करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में और डिजीजेस को स्प्रेड करने से रोकने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। इनका सबसे बड़ा थ्रेट टॉक्सिक वेटरिनरी ड्रग्स का कंजम्पशन है, खासकर डाइक्लोफेनाक, जो लाइवस्टॉक के ट्रीटमेंट में यूज होती है, लेकिन वल्चर्स के लिए डेडली है। वल्चर्स की प्रोटेक्शन के लिए सभी स्पीशीज को स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर कवर किया गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स रानी, असम और पिंजौर, हरियाणा जैसे प्लेसेस पर एस्टैब्लिश किए गए हैं। एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2020 टू 2025 कंजर्वेशन एफर्ट्स को गाइड करता है और असम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है। कैमल्स न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर प्रिपेयर किया है, जिसमें नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव प्रपोज की गई है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैमल पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक यूज कम हो गया है, ग्रेजिंग लैंड्स का लॉस हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन और इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज जैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ रहे हैं और मार्केट्स का डेवलपमेंट वीक है। कैमल्स ड्राईलैंड इकोसिस्टम्स में रहते हैं और इन्हें आमतौर पर शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इंडिया में लगभग 90% कैमल्स राजस्थान और गुजरात में रियर होते हैं। ट्रेडिशनल कैमल रियरिंग पास्टोरल कम्युनिटीज़ में रायका, रबारी, फकीरानी जाट और मांगिनियार शामिल हैं। कैमल्स कई दिन तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकते हैं, लंबी दूरी ट्रैवल करते हैं और थॉर्नी डेजर्ट प्लांट्स पर फीड करते हैं। इनके हम्स फैट स्टोर करते हैं, जो फूड स्कैसिटी के टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हार्श डेजर्ट कंडीशंस के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। कैमल्स का इकोलॉजिकल रोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी लो वाटर रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव ग्रेजिंग हैबिट्स और सॉफ्ट पैडेड फीट वेजिटेशन को प्रिजर्व करने और डेजर्टिफिकेशन को रोकने में मदद करते हैं, जबकि इनका डंग एरिड रीजन्स में सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट कैमल ब्रीड्स पाई जाती हैं। सिंगल हम्प्ड ड्रोमेडरी कैमल्स में राजस्थान का बीकानेरी ब्रीड शामिल है, जो स्ट्रॉन्ग होता है और कार्ट पुलिंग और हैवी वर्क के लिए यूज होता है। जैसलमेरी ब्रीड, जो टॉल फास्ट होता है और थार डेजर्ट में कैमल सफारीज के लिए कॉमनली यूज होता है। मेवारी ब्रीड, जो गुड मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। गुजरात में कच्छी कैमल पाया जाता है, जो रन ऑफ कच्छ में एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉट एनिमल है, और यूनिक खराई कैमल मिलता है, जो मेनली कच्छ में मिलता है। ये खराई कैमल सी वाटर में 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकता है, कोस्टल और मैंग्रोव इकोसिस्टम्स के लिए अडेप्टेड होता है, मैंग्रोव्स पर फीड करता है और हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसमें पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इस रेयर ब्रीड को रबारी और फकीरानी जाट कम्युनिटीज प्रिजर्व करती हैं। इंडिया में डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल भी पाया जाता है, जो लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में मिलता है। ग्लोबली डोमेस्टिक बैक्ट्रियन कैमल्स ईस्टर्न यूरोप से ईस्ट एशिया तक पाए जाते हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान,
कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे कंट्रीज शामिल हैं। इन कैमल्स के दो हम्स होते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। एक थिक कोट होता है जो एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्शन देता है। ब्रॉड फीट होते हैं जो सैंड और स्नो पर चलने के लिए सूटेड होते हैं। लॉन्ग आईलैशेस और सीलेबल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो डस्ट को बाहर रखते हैं। और ये सी बकथॉर्न जैसे थॉर्नी और ड्राई प्लांट्स भी खा सकते हैं। ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट का कुछ हिस्सा स्नो खाकर भी पूरा कर लेते हैं। बैक्ट्रियन कैमल्स एरिड और कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम्स के इंडिकेटर्स होते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेप कंजर्वेशन के फ्लैगशिप स्पीशीज माने जाते हैं। सिल्क रोड ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं और 250 किलोग्राम्स तक लोड कैरी कर सकते हैं। एक अलग स्पीशीज वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल भी होती है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सिर्फ गोबी डेजर्ट के कुछ आइसोलेटेड रीजन्स में सर्वाइव करती है। वाइल्ड याक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 4 ICAR इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट्स ने इंडियन याक या डोमेस्टिक याक का पहली बार क्रोमोसोम लेवल जीनोम सक्सेसफुली असेंबल किया है, जिसका साइंटिफिक नाम बॉस ग्रूनियंस है, और ये वाइल्ड याक बॉस म्यूटिस का डिसेंडेंट है। ये साइंटिफिक अचीवमेंट याक जेनेटिक्स, कॉन्जर्वेशन और ब्रीडिंग को बेटर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड याक, जिसे साइंटिफिकली बॉस म्यूटिस कहा जाता है, बहुत ठंडे और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में रहता है। इसका नेचुरल हैबिटेट एल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड्स और कोल्ड डेजर्ट एरियाज हैं जो नॉर्दर्न टिबेटन प्लेटो में पाए जाते हैं, और ये यूजुअली लगभग 4000 से 6100 मीटर की हाइट पर मिलता है। वाइल्ड यैक्स चाइना और इंडिया के नेटिव हैं, लेकिन भूटान में ये रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनकी एक की फीचर सीजनल मूवमेंट है, क्योंकि ये विंटर के दौरान एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए लोअर वैलीज की तरफ मूव करते हैं। वाइल्ड यैक्स मेनली ग्रासेस और सेजेस पर फीड करते हैं, साथ ही कुछ और छोटे प्लांट्स भी खाते हैं। ये सोशल एनिमल्स होते हैं और यूजुअली ग्रुप्स में रहते हैं। कभी कभी 100 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के वेरी लार्ज हर्ड्स बना लेते हैं, जबकि 10 से 20 एनिमल्स के स्मॉलर ग्रुप्स भी कॉमन हैं। इंडिया में वाइल्ड यैक्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, और ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में भी लिस्टेड है। फिर भी वाइल्ड यैक्स को सीरियस थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे मीट और अदर पर्पसेस के लिए पोचिंग और डोमेस्टिक यैक्स के साथ इंटरब्लीडिंग, जो इनकी जेनेटिक प्योरिटी को रिड्यूस करता है। इंडियन या डोमेस्टिक याक, जिसका साइंटिफिक नाम बॉस ग्रूनियंस है, को अक्सर शिप ऑफ द हिमालयाज कहा जाता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोमेस्टिक यैक्स मीट, मिल्क और वुल प्रोवाइड करते हैं और माउंटेनस टेरेन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते हैं। ये हिमालयन रीजन, टिबेटन प्लेटो, पामिर माउंटेन्स, तजिकिस्तान और आगे मंगोलिया और साइबेरिया के कुछ हिस्सों तक पाए जाते हैं। ये एनिमल्स हार्श माउंटेन कंडीशंस के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं, और इनके लंग्स और हार्ट कैटल के मुकाबले बड़े होते हैं, जो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। डोमेस्टिक यैक्स हर्बीवोर्स होते हैं और मेनली ग्रासेस और अदर वेजिटेशन पर फीड करते हैं। तमिलनाडु के एंडेंजर्ड स्पीशीज कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स भी न्यूज़ में हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने 4 एंडेंजर्ड स्पीशीज के कॉन्जर्वेशन के लिए 1 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। ये स्पीशीज हैं लायन टेल्ड मकाक, मद्रास या बेयर बेलीड हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हम्प्ड हेडेड महासीर फिश। ये फंडिंग स्टेट के अंदर इन स्पीशीज और इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दी जा रही है। लायन टेल मकाक एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, खासकर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका स्टेट्स में। ये डेंस रेन फॉरेस्ट्स में रहती है और अब ज़्यादातर स्मॉल और फ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट पैचेस में सर्वाइव करती है, जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी लिस्टेड है, जो इसकी हाई कॉन्जर्वेशन इंपॉर्टेंस को शो करता है। मद्रास या बेयर बेलीड हेजहॉग IUCN हेड लिस्ट पर लीस्ट कंसर्न के रूप में लिस्टेड है और इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। इसे लोकल तौर पर थॉनी रैट कहा जाता है और ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है जो यूजुअली सेमी एरिड रीजन्स में रहता है। हालांकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंडर लीगली प्रोटेक्टेड है, फिर भी इसे इलीगल पेट ट्रेड, लॉगिंग और वुड हार्वेस्टिंग जैसे थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, जो इसके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं। स्ट्राइप्ड हाइना को नियर थ्रेटेंड के रूप में क्लासिफाई किया गया है और ये अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान और इंडिया जैसी कई कंट्रीज में पाया जाता है। इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्टेड है और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में लिस्टेड है।
स्ट्राइप्ड हाइना एक नेचुरल स्कैवेंजर है जो एनिमल कार्कसेस पर फीड करके डिजीजेस को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसकी पॉपुलेशन तेजी से डिक्लाइन हो रही है, खासकर परसिक्यूशन, पॉइजनिंग और अवेलेबल कैरियन के रिडक्शन की वजह से, और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जैसे एरियाज में भी शार्प डिक्लाइंस रिपोर्ट किए गए हैं। हम्प्ड हेडेड महासीर फिश एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर फिश है जो वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स में पाई जाती है, खासकर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका स्टेट्स में। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक्सप्लिसिटली लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसे हाईली थ्रेटेंड माना जाता है। इस फिश को अक्सर द टाइगर ऑफ द कावेरी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है और इसकी फाइटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी पॉपुलेशन डैम्स के कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस और इन्वेजिव स्पीशीज के स्प्रेड की वजह से डिक्लाइन हुई है, जिन्होंने रिवर हैबिटेट्स को काफ़ी डैमेज किया है।